नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। सबसे पहली वोटिंग होगी और उसके बाद वोटों की गिनती होगी और 14 नवंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। लेकिन उससे पहले घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर, यानी कि तेजस्वी यादव और इसके अलावा कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कल घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन की बात की गई। उसमें महिलाओं को, युवाओं को, इसके अलावा किसानों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों की बात जो है वो कही गई। हालांकि तेजस्वी नौकरियों की बात बार बार दोहरा चुके हैं और कह चुके हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगे और इसी तरीके की कई लोक लुभावन वादे जो है घोषणा पत्र में किए गए हैं। अब इस पूरे घोषणा पत्र को हम आपके सामने रखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि 2020 में घोषणा पत्र क्या कह रहा था और 2025 तक यानी 5 साल में अब तक विपक्षी पार्टियों के बीच में घोषणा पत्र और वादों में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नई चीजें जो हैं अगर वो जीतते हैं तो बिहार को ऑफर करने वाले हैं। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। विपक्षी पार्टियां कितनी बदली, आपस में सामंजस्य किस तरीके का रहा, ये तमाम चीजें चलिए हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले बताएंगे कि घोषणा पत्र जो है वो यहां पर तेजस्वी ने किस तरीके से अपना जो प्रण पत्र, यानी कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ चीजों को लेकर प्रण लिया है और वही जनता के सामने रखा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने कई बड़े नेताओं के साथ यहां पर घोषणा पत्र जो है वो यहां पर जारी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, वही घोषणा पत्र है। तेजस्वी प्रण इस पर नाम दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद है और कई बड़े नेता हैं और तेजस्वी यादव की फोटो जो है सबसे बड़ी यहां पर लगी हुई है। संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन जो है वो यहां पर टैगलाइन दी गई है। नए चुनाव में नए नारे के साथ घोषणा पत्र में नए कलेवर में पुरानी फोकस्ड एरिया पर फोकस बरकरार है, तो साथ ही आधार के विस्तार के लिए नए वादों का कॉकटेल जो है वो भी यहां पर रखा गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कई सारे बड़े नेता यहां पर, चाहे वो कांग्रेस के और जेडी के हो और जो छोटी पार्टियां इसमें मिली हुई हैं, तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र के मुकाबले 2025 चुनाव के लिए तेजस्वी यादव का पत्र इस बार पहले से कितना अलग है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और हम आपको एक एक पॉइंट के जरिए बताएंगे कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या नया जो है वो तेजस्वी या फिर ये जो पूरा महागठबंधन है वो लेकर आएंगे। पिछले चुनाव के घोषणा पत्र के मुकाबले देखें तो इस बार का तेजस्वी प्रण बहुत अलग है। सबसे पहला बदलाव नाम का हुआ है। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र, उसका नाम दिया था प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इस बार का नाम दिया गया है तेजस्वी पत्र। इसमें साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से मेन फेस बनकर यहां पर महागठबंधन के उतरे हुए हैं और उन्हीं के फेस पर तगड़ी तरीके से चुनाव लड़ने की बारी यहां पर है। नया नारा की अगर बात करें तो इस बार के घोषणा पत्र का नारा है संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए। पिछले चुनाव का नारा था न्याय और बदलाव। नाम और नारे तो बदले हैं लेकिन रोजगार और युवाओं पर फोकस बरकरार रहा है। पिछली बार भी युवाओं और नौकरियों को लेकर लगातार यहां पर चर्चा जो है वो हुई थी। नौकरी, भत्ता, आरक्षण, इस तरीके के बड़े वादे इस बार भी यहां पर किए गए हैं, क्योंकि बिहार में असल में देखें तो इन्हीं तमाम चीजों की जरूरत है और जो नेता ये कर कर दिखाएगा जनता उसी को सीट पर बिठाएगी। नौकरी की अगर बात करें तो साल 2020 में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों देने का वादा किया था। इस बार के तेजस्वी प्रण में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने का वादा तेजस्वी कर चुके हैं। घोषणा पत्र से पहले ही महागठबंधन ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर इसके लिए कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर नौकरी दे दी जाएगी। अब देखिए कि ये सबसे बड़ा वादा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिहार में नौकरियों को लेकर, परीक्षा को लेकर, भत्ते को लेकर, आरक्षण को लेकर पिछले 2 साल में हमने बहुत सारी रैलियां देखी, बहुत सारे यहां पर प्रदर्शन देखे। यहां पर जो स्टूडेंट्स है वो नौकरी के अभाव में सड़कों पर उतरे। इसलिए तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है और साफ तौर पर कहा है कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने का वादा जो है महागठबंधन कर रही है कि अगर वो जीतती है तो 20 दिन के अंदर, यानी सरकार के आने के 20 दिन के अंदर वो इस पर कानून बना देगी और 20 महीने के अंदर ये जो वादा उन्होंने किया है वो पूरा कर कर दिखाएगी। हालांकि इस वादे का माहौल जो है गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि बजट की अगर बात करें
चले तो बजट बिहार का बहुत कम है, और अगर आप हर परिवार के एक सदस्य को सैलरी देने जाएंगे तो बजट कहां से लाएंगे। और ये कहकर उन्होंने रैली में तेजस्वी यादव और महागठबंधन का मखौल उड़ाया था और कहा था कि फालतू के वादे कर जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी ये बड़ा वादा कर रही हैं, अब भले ही उन्हें जेब से ही क्यों ना भरना पड़े, लेकिन इस बार जो वादा उन्होंने किया गया वो सटीक नजर आ रहा है, क्योंकि कई जनता यहां पर जनसत्ता की टीम ने भी कई सारे लोगों से बात की और वो तेजस्वी के इस वादों को हाथों हाथ खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें, सीएम दीदी को राज्य कर्मचारी का दर्जा। अब आप ये देखिए कि कम्युनिटी मोबिलाइजर्स यानी कि सीएम दीदी की राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई है। वेतन 30,000 प्रति माह करने का भी वादा किया गया है। जीविका कैडर की दीदियों को 2,000 प्रति महीना भत्ता देने का वादा भी किया गया है, यानी महिलाओं के लिए भी एक बड़े जो यहां पर वादा है वो किया गया है। अगला पॉइंट है 8 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट यानी कि टैब जो है वो दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने पिछले चुनाव में शिक्षा का बजट बढ़ाकर 12% तक करने का वादा किया था। इस बार कक्षा 8 से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को टैबलेट देने, 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय खोलने का वादा महागठबंधन ने किया गया। यानी कहा गया कि 8वीं से 12वीं के छात्रों को पढ़ाई में मदद के लिए टैब दिया जाएगा, यानी कि जो एक डिजिटल उपकरण होता है वो यहां पर दिया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो घर पर ही डिजिटल तौर पर पढ़ाई कर सके। उन्हें किसी भी तरीके की जरूरत हो, वो कुछ भी उस पर ढूंढना चाहे तो वो उस टैब के जरिए यहां पर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जिस साल यहां पर समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जीती थी तो उस साल उन्होंने लैपटॉप देने का वादा किया था और वो वादा बहुत सटीक बैठा था और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को साइकिल, बहुत सारे लोगों को लैपटॉप दिया था और इससे यूपी सरकार बनाने में बेहद ज्यादा मदद जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली थी। और ऐसा ही कुछ वादा इस बार तेजस्वी कर रहे हैं कि वो 8 से 12वीं के छात्रों को टैब दे रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा वादा है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो छात्रों के मन में तेजस्वी के लिए एक नई ऊर्जा पैदा होगी और यही जो 8वीं से 12वीं के छात्र हैं वो कुछ दिन बाद वोट देने लायक हो जाएंगे और तेजस्वी का ये जो वादा है वो याद रखेंगे। और ये सटीक अगर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए आगे भी रास्ते जो हैं खुले रहेंगे। अब अगली और सबसे बड़े वादे, किसानों के लिए क्या। साल 2020 के बिहार चुनाव में कृषि ऋण माफी के साथ ही नए कृषि कानून खत्म करने का वादा किया था। इस बार महागठबंधन ने फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा किया गया। वादा मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी किया गया है, यानी कि जो कृषि ऋण माफी के साथ नए कृषि कानून को खत्म करने का वादा जो है वो किया गया है। यानी यहां पर वो कह रहे हैं कि नए कानून बनाएंगे। यहां पर जो गठबंधन है फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा कर रही है। वादा मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से मखाने का उत्पादन होता है लेकिन ठीक तरीके से लोगों को उसका भत्ता जो है वो नहीं मिलता है, यानी जो खरीद की जाती है उसका सही दाम जो है वो नहीं मिल पाता और उसको रेगुलेट करने की बिहार में बेहद ज्यादा जरूरत है। और उस जरूरत को तेजस्वी ने समझा है और अब देखने वाली बात होगी कि जो ये वादा किया है वो किसानों तक किस तरीके से पहुंचता है। हालांकि और कोई बड़ा वादा किसानों के लिए नहीं किया गया है। अगला जो फोकस है वो है महिलाएं। महागठबंधन का इस बार का घोषणा पत्र महिला फोकस्ड भी है। तेजस्वी प्रण में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के साथ ये वादा किया गया है कि सत्ता में आए तो महिला को मातृत्व और पीरियड अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि यहां पर जो है साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो यहां पर इस बार बिहार की गद्दी पर अगर बैठते हैं तो प्रण में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, इसका वादा किया गया। और सत्ता में आए तो महिलाओं को यहां पर मां बनने पर और साथ ही साथ अगर यहां पर जो अगर पीरियड जो महिलाओं को आते उसका अवकाश जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जब भी महिलाएं पीड़ा में होंगी उनको यहां पर अवकाश देने का वादा, यानी सरकारी छुट्टी देने का वादा जो है वो तेजस्वी कर रही हैं कि उनको महीने में 1 या 2 दिन की छुट्टी जो है वो यहां पर दी जाएगी, ऐसा वादा। और 2,500 रुपए यहां पर हर महीने सीधे
सीधे महिलाओं के खाते में आएगा, ये वादा किया गया है। अगला जो बड़ा पॉइंट है ताड़ी और शराब। महागठबंधन ने इस बार ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी कानून की समीक्षा का वादा किया है। फोकस आईटी पर भी है। तेजस्वी पत्र में सत्ता में आने पर आईटी पार्क बनाने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि ताड़ी जो है वो भी एक तरीके का ऐसी पदार्थ होता है जो बिहार में और बिहार से सटे बॉर्डरों में वहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग यहां पर जो है इसको भी अल्कोहल के रूप में ही लेते हैं। तो ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस बार उन्होंने वादा किया कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाएंगे और शराबबंदी कानून की समीक्षा जो है वो यहां पर करेंगे कि क्या शराबबंदी जो है हुई है वो ठीक तरीके से लागू हुई थी कि नहीं, कहां पर जरूरत है कहां नहीं है, इस तरीके की चीजों को भी यहां पर रेगुलेट करने का वादा किया गया है। अब यहां पर कांग्रेस की बात करें तो, क्योंकि ये आपने जो पूरा देखा उसमें एक तो पहली बात तेजस्वी प्रण नाम दे दिया गया है, तो यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व खोता हुआ नजर आ रहा है और ये शायद कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा। कांग्रेस के एजेंडे को इसमें कितनी जगह मिली है ये समझिए। महागठबंधन की साझा घोषणा पत्र पर कांग्रेस के एजेंडे की छापे भी स्पष्ट नजर आ रही है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने पर परीक्षा शुल्क माफ करने का वादा कांग्रेस अन्य राज्यों में करती आई है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में यह वादा है कि परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने की बात की गई है। यह काम पहले कांग्रेस अन्य राज्यों में कर जीत हासिल कर चुकी है कि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसमें जो फीस जमा करनी होती है वो माफ की जाएगी। इसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां तक जाने और आने का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, आपको नहीं देना होगा अगर आप कोई सरकारी एग्जाम भर रहे हैं। दूसरा, अगर कांग्रेस के एजेंडे की बात करें तो महिलाओं के लिए है। तेजस्वी प्रण में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसके लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का वादा तेजस्वी कर रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस का ही सुझाया पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। गैस सिलेंडर की बात करें तो गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है। यह भी कांग्रेस का कई राज्यों में सफलतापूर्वक आजमाया हुआ दाव है, यानी कि गांव में जो लोग हैं उनको यहां पर, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात जो है वो पहले कई राज्यों में कांग्रेस कर चुकी है। और इसकी जो यहां पर ये कहे कि रिजल्ट है वो अच्छा कांग्रेस को मिला गया, सक्सेस रेट भी अच्छा है, इसी वजह से यहां पर भी ये दाव खेला जा रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक विधानसभा चुनाव में यह दावा किया जो पूरी तरीके से सफल साबित हुआ। स्वास्थ्य बीमा। कांग्रेस कई राज्यों के चुनाव में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने का वादा करती रही। बिहार चुनाव में महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में भी यह वादा किया गया है। तेजस्वी प्रण में यह वादा किया गया कि सत्ता में आए तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर गरीब के पास स्वास्थ्य बीमा जो है वो होगा तो उसको परेशानी नहीं होगी इलाज करवाने में, इसलिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने, यानी कि प्रीमियम जो है वो गरीबों को नहीं भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 10 से 20 लाख का अगर कोई भी स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो करीब महीने में माफ कीजिएगा साल में 13 से 15 हजार तक का प्रीमियम भरना पड़ता है। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव या फिर ये कहे कि महागठबंधन ने ये वादा किया है कि स्वास्थ्य बीमा जो है पूरी तरीके से 25 लाख का मुफ्त जो है वो यहां पर उपलब्ध कराने की बात साफ तौर पर यहां कही गई है। अब यहां पर आपको बता दें कि ये हमने आपको पॉइंटर्स बताए कि किस तरीके से तेजस्वी यहां पर पत्र में कौन कौन से वादे जो हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स जो है वो यहां पर रखे गए हैं। उसमें महिलाएं भी नजर आई। हालांकि किसानों को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की गई है। दूसरी तरफ युवाओं को लेकर, नौकरी को लेकर और साथ ही साथ यहां पर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर टैब की बात, ये तमाम चीजें यहां पर कही गई हैं। और इसको लेकर यहां पर हमने आपको यह भी बताया कि कांग्रेस को अपना एजेंडा रखने के लिए कितनी जगह मिली है। अब हमारे पास कुछ बयान है, सुनवाते हैं कि इस पत्र के जारी करने के बाद किस तरीके के रिएक्शंस आए और इस पत्र पर नेताओं के, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनके रिएक्शंस क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई कौन पूछ रहा है? वैसे छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए। देखिए कल हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज
प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिए? गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल उप मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर दिए? भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। नीतीश कुमार जी समझे? आपके गवर्नमेंट जॉब जो भी सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा। समेटा गया है। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सबका एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। आपने कहा कि जो मैनिफेस्टो कमेटी थी वो तकरीबन सभी लोगों से रायशुमारी किया तब मैनिफेस्टो बना है। जी, हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें दिव्यांग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं, अलग अलग वर्ग से चर्चा करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हैं उसके बाद बना। महागठबंधन को और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा सर, जनता को लुभा पाएगी? नहीं, मैनिफेस्टो शानदार है, मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। सबसे बड़ी खुशी की बात है आज स्वास्थ्य सेवाओं की सबको जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, तकलीफ आएगी राजस्थान की। हमने 25 लाख का बीमा किया, कोई बीमा बिहार के कांग्रेस या गठबंधन आरजेडी सबके जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनकी प्रॉमिस में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज देगा पूरे बिहार वासियों को कि जनता हमारे वेलफेयर के लिए चिंतित रहती है। बहुत आवश्यक है ये स्वास्थ्य का बीमा 25 लाख का। उससे घर घर में आज जो फायदा हुआ राजस्थान में लोग कभी भूल नहीं सकते। अब प्रयोग किया है, इन्होंने भी वादा किया है, बिजली कुछ फ्री करने का वादा किया है। जो वहाँ राजीविका की तरह जो बहनें हैं उनके लिए 30,000 रुपये और सरकारी सम्मान देने के बाद बात की है। सरकारी नौकरी का भी तो जो वादे किए हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी की मैं लगातार सुन रहा हूँ उनको भी, उनके विचारों को भी। वो कहते हैं मैंने सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेके उसके बाद में वादे किए। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मुझे लंबी राजनीति करनी है। अभी तो 35 साल के हुए वो 35 साल में जो वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं वो तारीफ काबिल है। 35 साल का नौजवान जिस रूप में पूरे बिहार के लोगों के बारे में, वहाँ के पैरामीटर के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की योजनाओं के बारे में इतना ज्ञान रखता हो और जो प्रतिबद्धता रखता हो कुछ कर गुजरने की, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बात है। और ये बड़ा मैसेज बिहार वासियों के लिए। अगर ये नौजवान को अपना आशीर्वाद दे दिया और अवसर दे दिया मुख्यमंत्री बनने का, तो पता नहीं ये किस प्रकार बिहार की कायाकल्प करने में कामयाब होंगे। ये भावना पैदा हो चुकी है वहाँ पर। सर एसआरआई पे भी है, तो दूसरे चरण में 12 राज्यों को एसआरआई करने का वो लिया है, जिसमें राजस्थान का भी नाम है। तो इसको आप अब देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में जो हमने गलतियां करी थी उससे हमने सीखा है और हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। वही गलतियां बता रहे थे राहुल गांधी जी और सभी लोग। आपने विश्वास में लिया नहीं सबको। चुनाव आयोग जो है डेमोक्रेसी में बहुत महत्व रखता है
उसकी ड्यूटी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते, भाई ये अपन प्रोसेस को करते हैं SIR का, तो सभी पार्टी इनके साथ देती, सब सुझाव देते इनको, सब सहयोग करते और संदेह पैदा नहीं होता। जो आज संदेह पैदा हो गया है लोगों को कि पता नहीं एक तरफा ये कर रहे हैं, सरकार से मिला हुआ है चुनाव आयोग, कोई शिकायत करते हैं तो वो कहता है एफिडेविट लाओ, ये नौबत नहीं आती। इनको जांच तो करवानी थी। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, जो उनका धर्म और कर्तव्य है कि नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, इनकी ड्यूटी थी कि वो उनकी जांच करवाने की बात कहते हैं, बजाय इसके इधर उधर की बात करते, उससे और ज्यादा शंका पैदा हुई है। सर, इससे निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव भी इससे डिले हो रहे हैं। अब ये तो क्या कह सकते हैं, तो इनकी चाल है इन लोगों की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी चुनाव 5 साल के अंदर करना आवश्यक है संविधान के अंतर्गत। तब क्या इनका धर्म था चुनाव करवाने के लिए पहले से घोषणा करते, जैसे टर्म खत्म हुआ है, प्रशासक बनाए गए हैं, उसकी जगह लग जाते, चुनाव हो जाते, मेयर बन जाते, नगर परिषद अध्यक्ष बन जाते हैं, पर नहीं, इनको करना नहीं था। तो बहानाबाजी करते करते यहाँ तक ले आए। आज कमिश्नरों को जो संभागीय आयुक्त है उन तक को बनाना पड़ा इनको, उनके मेयर के रूप में प्रशासक बनाना पड़ा। इन नौबत नहीं आती, इनका विश्वास है नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरी तरफ आप लोगों ने कल घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उसमें बीजेपी कह रही है कि देखिए घोषणा पत्र महागठबंधन का नहीं है, वो तेजस्वी प्रण के नाम से आया है, तो फिर महागठबंधन का कैसे हुआ? और उसमें जिस तरह के आप लोगों ने वादे किए हैं उसके लिए बिहार के पास बजट नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये महागठबंधन का जो महाप्रण आया है, तेजस्वी प्रण आया है, आप डायस में आप देख लें सारे पार्टी के नेता थे, तो ये कोई आरजेडी का अकेले का नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन का ये घोषणा पत्र है। नंबर 2, जितने भी हम लोगों ने घोषणाएं की वो सबको हम लोगों ने पूरा किया है। जहां जहां जिन राज्यों में हमारी सरकारें है या पहले भी थी, वहां हम लोगों ने पूरा किया है। तो अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल के भी पूरा नहीं करती। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या थी? विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांटेंगे, 11 साल बीत गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ हैं? इसी बिहार में मोदी जी ने क्या कहा था? 50 लाख करोड़ दूं कि 60 लाख करोड़ दूं, और बढ़ते बढ़ते 125 लाख करोड़ की बात बोले थे। अब कहाँ है? महागठबंधन के अपने घोषणा पत्र जारी करने के बाद लगातार उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियों के रिएक्शन सामने आए। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र पूरी तरीके से सभी चीजों को इंक्लूड किए हुए है। उन्होंने कहा कि चाहे महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सभी लोगों को इस घोषणा पत्र में इंक्लूड किया गया, यानी कि शामिल किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं पहुंचाने पर जो महागठबंधन है वो फोकस कर रहा है, और इसीलिए इस घोषणा पत्र की तारीफ उनकी पार्टी के बीच में हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी पत्र इसका नाम दिया गया, उसको लेकर कांग्रेस को थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन अब घोषणा पत्र सामने आ गया है तो ये साफ नजर आ रहा है कि सामंजस्य बिठाया गया है, और उसके बाद तेजस्वी के प्रण पत्र को यहां पर जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि यहां पर इस पूरी चीज को लेकर सियासत भी तेज हो रही है, और यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी का जो प्रण पत्र है उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जिसको लेकर अब पक्ष के नेता लगातार यहां पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि इस तरीके के वादे जो है पहले भी चुनाव में किए गए हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद यहां पर जो जनता है उसको बरगलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब पक्ष के नेताओं के भी बयान हम आपको सुनवा दें कि इस घोषणा पत्र यानी कि महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि कई सारे बड़े वादे जो है तेजस्वी और राहुल द्वारा इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। सुनिए बयान। इसे अगर सुनिए तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोग हड़बड़ाते तो हैं, आप लोग और थोड़ा नीचे कीजिए। हम मगह के रहने वाले हैं, मगही हैं। मगही में कहा जाता है, बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा,
कहने का मतलब इनके पिताजी और माताश्री का हम लोग राज देख चुके हैं, जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। हर तरह से बिहार हमारा एक कांप रहा था। उसको नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है। अब वो कलंक को धोने के लिए डपुरसंखी बात ये कर रहे हैं, डपुरसंखी घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। हम समझते हैं बिहार की जनता का दिमाग इतना कच्चा नहीं है कि जो इनके पिताश्री का राज भूल गया है, और जब पिताश्री जिस कदम पर ये चले थे उससे दूसरे कदम पर ही चलने वाले नहीं हैं, इतना सब लोग समझता है, जिसका हम चर्चा किया अपने पूर्ववर्ष में। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि घोषणा पत्र कोरी कागज़ है, डपुरसंखी बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस सच्चाई तक जाने में इनको बहुत समय लगेगा, बहुत तरह की बात होगी, तब भले कुछ कर सकते हैं 10-25 वर्ष के बाद। अभी कुछ नहीं हो सकता। जननायक कौन है सर? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर ये लोग कर रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं। अति पिछड़ा के लोग समझे कि जननायक कहा जाता है, आम लोग एक्सेप्ट करता है और जननायक की पदवी देता है। हम मुँह मिठू बने कि हम फलना चाहिए हैं तो हो जाएगा, तो वैसे ही ये लोग अपने कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जननायक शब्द का ये अपमान कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं, अति पिछड़ा का अपमान कर रहे हैं। इस चीज़ को बिहार की जनता को समझना होगा। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ, पलायन रुकेगा, सरकार आएगी। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। तो अगर पलायन रोकने की अगर इनको इतनी चिंता है तो इनको वो दशक भी याद करना चाहिए जिसकी वजह से पलायन चरम सीमा पे गया था। और आज भी जिस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, क्या ये जंगल राज की छाया नहीं दिखाई देती है? अभी परसों हमारे वहां पे प्रत्याशी जिसकी गाड़ी को तोड़ा गया बख्तियारपुर में, वहां पे उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये वही लोग हैं ना, इसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के समय किसी बिहारी को बिहार में रहने लायक नहीं छोड़ा था। आज उनकी वजह से बिहार इतना पीछे गया। जो पहली पीढ़ी जो अभी रील स्क्रॉल करती है और देखती है कि भैया दिल्ली बम्बई इतने चमचमाते शहर बन गए, बिहार क्यों नहीं बना, इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है फर्स्ट टाइम वोटर को कि भैया उस वक्त 90 का दशक था जिसने बिहार को कम से कम पिछले 2.5-3 दशक पीछे धकेलने का काम किया। नहीं तो जिस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं भैया, शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाए, दुनिया नहीं जानता था, तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते थे। एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है, कहने की जरूरत नहीं है। भाई बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बिहार से होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आप बोल लीजिए, मीडिया हाउस में देख लीजिए, बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए। उसके बाद अगर बिहार का ये हाल हुआ तो कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। सर, महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि एनडीए में मुस्लिम चीजों को दरकिनार किया गया। कौन आरोप लगा रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं अपना भी बता दें प्रभु। हम लोग तो सीने पे कोई तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम ही लोग हितैषी हैं, मुसलमानों के संरक्षक हम ही लोग हैं। भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं अपर कास्ट बिहारी की नहीं, मैं पिछड़ा बिहारी की नहीं, मैं दलित बिहारी की नहीं, मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी की बात नहीं करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। सीने पे तमगे की तरह कौन लगा के घूमते हैं ये? तो जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने की बारी आई तो क्या किया आपने? और मुसलमानों को कब तक प्रभु डरा डरा के एनडीए में जाइएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो वो हो जाएगा, कब तक डराइएगा?
आज नहीं तो कल मुसलमान जागेंगे और समझेंगे कि भैया क्या किया आप लोगों ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे बड़ा आईना है इन लोगों के लिए। इनके रहते हुए मुसलमानों के हालात देश और प्रदेश में क्या थे, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो ऐसे में ये चिंता ना करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप लोग उनके तथाकथित स्वघोषित संरक्षक बन के फिर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया उनके लिए, ये तो बताइए। आत्ममुक्ता की भी सीमा होती है। नार्सिज्म एक शब्द है अंग्रेजी में, तो आत्ममुक्ता की इतनी सीमा हो गई कि अपना घोषणा पत्र अपने नाम से ही कर लिया, पहला। दूसरा, ये प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है, बिहार का प्राण लेने वाला पत्र है। कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ डिवीजन की बातें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है, वक्फ संशोधन को आप कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे। आपकी संवैधानिक ताकत का आपको अंदाजा नहीं है क्या? केंद्र के कानून को प्रांत का कानून कब से निरस्त करने लगा? ये तो विचित्र लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई ये जो कानून है, इसके ऊपर आप ऐसे आक्रमण कर रहे हैं। वक्फ को लेकर के 2010 में लालू जी का बयान है सदन के पटल पे कि पटना के डाक बंगला चौराहे के पॉश प्रॉपर्टी और पॉश बिल्डिंग पे वक्फ के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। पहले पिता को पोस्टर से गायब किया, फिर पिता को घोषणा पत्र से गायब किया, अब पिता के विचारों को ही गायब कर रहे हैं आप। ये तेजस्वी प्रण नहीं, बिहार का प्राण लेने की योजना है। लेकिन तेजस्वी प्रण जो है उसमें ये भी कहा गया है नौकरी देंगे, महिलाओं को अलाउंस देंगे और लिक्विड बैंक, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, लिक्विड बैंक को रिव्यू करने की बात करेंगे। अरे देखिए, ये महिला विरोधी लोग हैं और जो नौकरी की बात आप करते हैं, ये बार बार हमने कहा है 2.6 करोड़ हाउस होल्ड को नौकरी देंगे आप, 30,000 भी महीना देंगे तो 12 लाख करोड़ का बजट आता है। बिहार का बजट अभी कितना है? 3.25 लाख करोड़ है। 4 गुना कैसे करेंगे? कोई एप्पल लाएंगे, यहाँ अमेजॉन लाएंगे? आपकी योजना क्या है? आप कैसे पेड़ पे पैसा उगाएंगे? कैसे करेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आता है। बिना रोड मैप के कुछ भी हवाबाजी कर दो आप। तेजस्वी यादव हवाबाज एक्सपर्ट हो गए हैं और इस प्रण पत्र या कहिए बिहार का प्राण लेने के पत्र की यही योजना है, यही समीक्षा है। और कानून के बाद 20 महीने के अंदर बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो महाझूठ का पुलिंदा है। अभी हिंदुस्तान के अंदर बिहार तो छोड़िए, कोई भी राज्य चाहे जितने बड़े आकार का बजट हो, वह 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे नहीं सकता। अगर दे दे तो उनका वेतन नहीं दे सकता। अगर नौकरी दे दे तो उनके लिए काम उपलब्ध नहीं करा सकता। ये फर्जी घोषणा है और फर्जी घोषणे को बिहार की जनता समझ रही है और फर्जी घोषणा करके महागठबंधन, श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और एंड कंपनी, ये सब लोग फंस गए हैं और जनता ने इनके झूठे वादों को तो नकारा ही है, इसी के साथ महागठबंधन को भी नकार दिया। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा, वह जो मांग कर रहे हैं उसके आधार पर करियर करने ना करने का सवाल तब पैदा होता जब श्री नीतीश कुमार जी, जो लगातार 20 वर्ष से नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं और यह चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा, सभी दलों के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में एक औपचारिकता होती है विधायक दल का नेता पुनः चुनने का, और वह श्री नीतीश कुमार जी को चुनने की प्रक्रिया केवल बाकी है। एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है, लहर चल रही है, एनडीए जीत रहा है और जीतने के बाद 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो जिस दिन विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी उस दिन बैठक होगी और सर्वसम्मति से एनडीए के द्वारा श्री नीतीश कुमार जी को नेता चुना जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का नेतृत्व करेंगे। सर, छठ भी चुका है, कल से बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कैंपेन शुरू हो रहा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह सब नहीं, हमारे सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे जो कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण हैं, अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बिहार के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। और चूंकि महापर्व यानी छठ का महापर्व जो पूजा होती है वह संपन्न हो गई है और चूंकि पूरा बिहार पूरे श्रद्धा और उल्लास पूर्वक ये पर्व को मनाने का काम करता है, इसकी उनको सबको सफल पर्व हुआ है, शांतिपूर्ण पर्व हुआ है। जिन लोगों ने जो भी संकल्प लिया हो, जो भी माता छठी देवी से मांगा हो, वह सब उनका पूर्ण हो।